हेलो फ्रेंड्स, मैं वीरेंद्र अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान नॉलेज इज़ एवरीथिंग पर एक टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है वन पार्टी डोमिनेंस नेहरू एरा पार्ट 2। मतलब इससे पहले भी हमने इस टॉपिक के बारे में डिस्कशन किया है। आज हम इसका दूसरा सेक्शन पढ़ रहे हैं। ये हमारा मेनली इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स पार्ट 2 है। इसमें हम नेहरू एरा के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने फर्स्ट जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने जाना था कि कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी और इसके अलावा बाकी जो दो मेन पार्टियां थी उनको कितनी कम कम सीटें मिली थी। और उस समय हमने जाना था कि किस प्रकार कांग्रेस ने भारत में केंद्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों स्तर पर ही शासन किया था। आज हम सेकेंड जनरल इलेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सेकेंड जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा वर हेल्ड इन इंडिया बिटवीन 24 February 1957 to 9 June 1957 after independence. At that time, total 494 seats were present in a Lok Sabha, and out of 494, only 248 seats needed for a majority. अब इसमें हम समझ रहे हैं कि दूसरा आम चुनाव 24 फरवरी 1957 से लेकर 9 जून 1957 के बीच हुआ था और इस समय टोटल 494 सीटें विद्यमान थी, जिसमें से 248 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए। Indian National Congress won 371 seats out of 490 seats, and Jawaharlal Nehru became the second Prime Minister of India. Again, during this time period, or his time of a second general election period, Dr. Rajendra Prasad was the President of India, and Sarvepalli Radhakrishnan was again the Vice President of India. यहाँ हम समझ रहे हैं कि इस बार पुनः 494 सीटों में से 371 सीटें कांग्रेस ने प्राप्त की, मतलब मेजोरिटी सीटें। और जवाहरलाल नेहरू जी फिर से भारत के प्रधानमंत्री बने एवं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी फिर से भारत के राष्ट्रपति और सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी फिर से भारत के उपराष्ट्रपति बने। फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब हम थोड़ा सा इंडियन नेशनल कांग्रेस के फॉर्मेशन के बारे में समझते हैं कि द कांग्रेस वाज फाउंडेड ऑन 28 दिसंबर 1985 ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। इट्स मेन फाउंडर्स इंक्लूडेड ए.ओ. ह्यूम एंड दादा भाई नौरोजी। कहने का तात्पर्य है कि कांग्रेस का गठन 28 दिसंबर 1885 को ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हुआ था और इसके मुख्य संस्थापकों में ए.ओ. ह्यूम और दादा भाई नौरोजी जी का नाम शामिल है। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मतलब अब पहली पार्टी जो थी कांग्रेस, जिसने टोटल 371 सीट जीती सेकंड इलेक्शन में। और उसके बाद हम दूसरी पार्टी देख रहे हैं जिसका नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। इसके लीडर थे श्रीपद अमृत डांगे, जिन्होंने 27 सीट जीती। और एंड कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अगेन बिकम द फर्स्ट रनर अप ड्यूरिंग द सेकंड जनरल इलेक्शन। पहले जनरल इलेक्शन में भी हमने देखा था कि सीपीआई ही पहला रनर अप बनी थी और इस बार भी सीपीआई जो है दूसरे इलेक्शन में भी फर्स्ट रनर अप बनी है। जयप्रकाश नारायण, लीडर ऑफ अ प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, वॉन 19 सीट्स ड्यूरिंग सेकंड जनरल इलेक्शन। Formation of Praja Socialist Party. The Praja Socialist Party (PSP) was founded when the Socialist Party led by Jay Prakash Narayan, Acharya Narendra Dev, and Ram Briksha Benipuri. When Kishan Mazdoor Praja Party and Praja Party merged with the Socialist Party, then the Praja Socialist Party was founded in 1951. यहाँ बताया जा रहा है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता जयप्रकाश नारायण ने दूसरे आम चुनाव के दौरान 19 सीटें प्राप्त की। अब हम एक अन्य पार्टी के गठन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना तब हुई जब सोशलिस्ट पार्टी का नेतृत्व जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव और राम वृक्ष बेनीपुरी ने किया था। जब किसान मजदूर प्रजा पार्टी या प्रजा पार्टी का सोशलिस्ट पार्टी से विलय हो गया, तब 1951 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई। मतलब इस पार्टी की स्थापना 1951 में हुई है। During second general election, INC won 3/4 of the seats of a total votes. No any other opposition party could win even a 1/10 of the total number of seats won by the Indian National Congress. यहाँ बताया जा रहा है कि दूसरे आम चुनाव में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने टोटल सीट्स का 3/4 सीट्स जीत गई थी एवं जितनी सीटें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने प्राप्त की थी उसका 1/10 सीट भी कोई अन्य पार्टी प्राप्त नहीं कर पाई थी। द थर्ड जनरल इलेक्शन। अब हम तीसरे आम चुनाव के बारे में पढ़ रहे हैं। मतलब हमने इससे पहले वाली वीडियो में 1952 to 57 का टेन्योर पढ़ा था। अभी हमने 1957 to 62 का टेन्योर पढ़ा है और अब हम 1962 से लेकर 67 का टेन्योर पढ़ने जा रहे हैं। थर्ड जनरल इलेक्शन टू द लोकसभा वर हेल्ड इन इंडिया ड्यूरिंग
और बिटवीन 19 फरवरी 1962 to 25 February 1962. At that time, again, total 490 seats were present in a Lok Sabha, and out of 494, only 248 seats needed for a majority. मतलब बताया जा रहा है कि 19 फरवरी 1962 से लेकर 25 फरवरी 1962 के दौरान तीसरे आम चुनाव कराए गए थे, और इस समय भी टोटल 494 सीटें लोकसभा में विद्यमान थी, जिसमें से 248 सीटें बहुमत के लिए चाहिए थी. इंडियन नेशनल कांग्रेस won 361 out of 494 seats, and Jawaharlal Nehru became a third Prime Minister of India. Sarvepalli Radhakrishnan was the President of India at that time, and Zakir Hussain was a Vice President of India. अब यहाँ बताया जा रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने तीसरे आम चुनाव के दौरान 361 सीटें जीती, और पुनः जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने, एवं सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी इस बार भारत के राष्ट्रपति है, और जाकिर हुसैन जी इस समय भारत के उपराष्ट्रपति है. मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि टोटल 3 बार जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, और जब तीसरे आम चुनाव में जवाहरलाल नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री बने थे, तब सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी भारत के राष्ट्रपति थे, एवं जाकिर हुसैन जी भारत के उपराष्ट्रपति थे. द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया लीडर श्रीपत Amrit Dange won 29 seats, and Communist Party of India again became first runner-up during the third general election. C. Rajgopalachari, leader of Swatantra Party, won 18 seats during third general election. यहाँ बताया जा रहा है कि CPI अगेन 29 सीटें जीतकर भारत के तीसरे आम चुनाव के दौरान प्रथम उपविजेता बनी, और स्वतंत्र पार्टी ने, जिसके नेता सी राजगोपालाचारी थे, उन्होंने तीसरे आम चुनाव के दौरान टोटल 18 सीटें जीती. फॉर्मेशन ऑफ अ स्वतंत्र पार्टी. अब हम जो स्वतंत्र पार्टी के बारे में हमने बात की, जिसके लीडर सी राजगोपालाचारी थे, जिन्होंने टोटल 18 सीटें जीती थी, उसके फॉर्मेशन के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं कि द स्वतंत्र पार्टी वॉज अ क्लासिकल लिबरल पार्टी दैट वॉज फाउंडेड इन 1959 एंड लास्टेड अंटिल 1974. दिस पार्टी इमर्ज ड्यू टू द लेस गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट इन द कंट्रीज इकोनॉमी, फ्रीइंग अ प्राइवेट सेक्टर फॉर ऑल एंड अचीविंग पर्सनल फ्रीडम फॉर ऑल. स्वतंत्र पार्टी एक शास्त्रीय उदारवादी पार्टी थी, जिसकी स्थापना 1959 में हुई, एवं यह 1974 तक विद्यमान रही. यह पार्टी देश की अर्थव्यवस्था में कम सरकारी भागीदारी, सभी के लिए निजी क्षेत्रों को मुक्त करने, एवं सभी के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करवाने के लिए उभरी थी. मतलब मेनली इन कामों के लिए इस पार्टी का गठन किया गया था. द मेन लीडर ऑफ दिस पार्टी वॉज सी राजगोपालाचारी, KM Munshi, NG Ranga, and Meenu Masani. This party completely opposed cooperative farming and progressive tax system policy for a non-alignment. इस पार्टी के मुख्य नेता सी राजगोपालाचारी, KM Munshi, NG Ranga और मीनू मसानी जी थे. इस दल ने गुट निरपेक्षता हेतु सरकारी खेती एवं प्रगतिशील कर प्रणाली नीति का पूर्णतः विरोध किया. द इसेंशियल रीज़न बिहाइंड द विक्ट्री ऑफ INC. जैसा कि हमने जाना है कि पहले आम चुनाव, दूसरे आम चुनाव और तीसरे आम चुनाव, तीनों आम चुनाव में कांग्रेस का बोलबाला रहा. प्रत्येक आम चुनाव में कांग्रेस ने मेजॉरिटी सीटें प्राप्त की. तो ऐसे कौन से रीज़न थे जिसकी वजह से कांग्रेस पहले 3 आम चुनाव लगातार जीत रही थी? द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न बिहाइंड द विक्ट्री ऑफ कांग्रेस इज़ द रोल it played during the national freedom movement, and the second reason is that it was the most important organization that exists at the time. The third important reason is that at that time Congress was present all over India. Its roots had reached all the regions of India. यहाँ ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस वो पार्टी थी जिसने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और दूसरा यह कारण था कि उस समय मौजूद ये सबसे महत्वपूर्ण संगठन थी, एवं तीसरा यह सबसे इम्पोर्टेंट कारण था कि इसकी जड़ें उस समय भारत के सभी क्षेत्रों तक पहुंच चुकी थी. द फोर्थ रीजन वॉज जवाहरलाल नेहरू's charismatic character. Everyone believed in his word. Another reason was that at that time there was a no non-Congress party in existence that could challenge the Congress. यहाँ बताया जा रहा है कि चौथा अहम कारण, बहुत ही अहम कारण, जवाहरलाल नेहरू जी का करिश्मा चरित्र था, जिनकी बातों पर सभी विश्वास किया करते थे.
एवं अन्य कारण यह था कि उस समय कोई भी एक ऐसी पार्टी नहीं थी, मतलब गैर कांग्रेसी ऐसी पार्टी अस्तित्व में नहीं थी जो कांग्रेस को चुनौती दे सके। एक्सेप्शन, पहले 3 जनरल इलेक्शन के दौरान एक एक्सेप्शन है जिसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है केरला असेंबली इलेक्शन 1957। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया डिफीटेड कांग्रेस इन 1957 इन अ स्टेट इलेक्शन एंड फॉर्म द फर्स्ट नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट इन केरला। दिस पार्टी वॉज वॉन द फर्स्ट ओपोनेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन इंडिया। केरल विधानसभा चुनाव 1957। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 1957 में एक राज्य चुनाव में कांग्रेस को हरा दिया और केरल में पहली गैर कांग्रेसी राज्य सरकार बनाई। यह पार्टी भारत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली विरोधियों में से एक थी। मतलब बताया जा रहा है कि 1957 में जो केरल स्टेट में जो इलेक्शन कराए गए थे उसमें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने कांग्रेस को हरा दिया और वहाँ पर कांग्रेस की स्थान पर कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी। ड्यूरिंग 1957 केरला असेंबली इलेक्शन EMS Namboodiripad, communist leader, did a popular elected government as a single largest party. Total 126 was in the Kerala Legislative Assembly and 64 seats needed for the majority in 1957। बताया जा रहा है कि जो EMS नंबूदरीपाद जी थे कम्युनिस्ट नेता, उन्होंने उस समय वहाँ पर सरकार का गठन किया और केरला में उस समय टोटल 126 सीटें थी जिसमें से 64 सीटें की ज़रूरत थी जीतने के लिए, बहुमत प्राप्त करने के लिए। द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉन द elections with 60 seats during 1957 election. He formed the first elected government with the support of 5 independent legislature. As a result of this election, the first democratically elected communist government in India was formed. यहाँ बताया जा रहा है कि जैसा कि हमने पढ़ा कि टोटल 126 सीटें थी जिसमें से जीत के लिए 64 सीटें चाहिए थी, लेकिन जो CPI थी उन्होंने टोटल 60 सीटें ही प्राप्त की थी। मतलब अभी भी मेजोरिटी के लिए 4 सीटें पेंडिंग थी, तो उन्होंने 5 स्वतंत्र विधायकों के साथ मिलकर सरकार का गठन किया था। इस प्रकार भारत में पहली लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित कम्युनिस्ट पर सरकार का गठन हुआ था। मतलब पहली कम्युनिस्ट सरकार का गठन भारत में हुआ था। लिबरेशन स्ट्रगल and first misuse of the Article 356. But in 1959, the Kerala Legislative Assembly was dismissed by the central government, Nehru government, Pandit Jawaharlal Nehru, through the implementation of the controversial Article 356 of the Indian Constitution. यहाँ पढ़ रहे हैं कि मुक्ति संग्राम या कहे आर्टिकल 356 का दुरुपयोग। आपको एक बात और जान लेना चाहिए कि भारतीय संविधान में टोटल 3 आर्टिकल है, आर्टिकल 352, 356 एंड 360। ये भारत में इमरजेंसी लगाने से रिलेटेड आर्टिकल है। 352 नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, 356 स्टेट इमरजेंसी की और 360 जो कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है। तो यहाँ पे हम आर्टिकल 356 के बारे में जान रहे हैं कि 1959 में केंद्र सरकार या कहे नेहरू सरकार ने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भारतीय संविधान के विवादास्पद अनुच्छेद 356 को लागू कर केरल विधानसभा को बर्खास्त कर दिया। मतलब केरल में जो 1957 में सरकार बनी थी उसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1959 में ख़त्म कर दिया। यहाँ ये बताया जा रहा है कि 1959 में आर्टिकल 356 का प्रयोग किया गया और केरल में जो कम्युनिस्ट सरकार बनी थी उसको समाप्त कर दिया गया। और अब हम देख रहे हैं कंक्लूजन। दिस इज द इंडिया एज अ डेमोक्रेटिक नेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पार्ट 2 सॉरी यहाँ मिसप्रिंट हो गया है। एंड इन दिस पार्ट वी मेनली स्टडीड व्हेन द सेकंड एंड द थर्ड जनरल इलेक्शन हेल्ड एंड व्हाट वाज द फाइनल रिजल्ट ऑफ अबाउट जनरल इलेक्शन। वी आल्सो स्टडीड अबाउट केरला असेंबली इलेक्शन ऑफ 1957 वेयर फर्स्ट टाइम नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड बाय EMS Namboodiripad. We also studied here about the liberation struggle and first misuse the Article 356. बताया जा रहा है कि मेनली हमने यहाँ पर कैसे पढ़ा कि दूसरे आम चुनाव का क्या रिजल्ट निकला, तीसरे आम चुनाव का क्या रिजल्ट निकला, एवं साथ ही हमने केरला के बारे में पढ़ा जहाँ पर पहली गैर कांग्रेसी सरकार बनी थी 1957 में। और फिर हमने वो पढ़ा कि
किस प्रकार 2 साल बाद ही 1959 में 59 में मतलब आर्टिकल 356 का उपयोग कर कर किस तरह से वहाँ की सरकार को समाप्त कर दिया गया। एट द एंड वी कैन इजीली से दैट फ्रॉम 1952 general election to since third general election 1962 was the time period of a Congress dominance. Rajni Kothari term period 1947 to 1967 of the Indian political system as a Congress system or a one party dominant system. यहाँ फैक्ट्स बताया गया है मोस्ट इम्पोर्टेंट कि 1952 से लेकर 1962 तक हुए, मतलब पहले 3 आम चुनाव में किस तरह से कांग्रेस ने अपना वर्चस्व दिखाया। और यहाँ एक रजनी कोठारी जी की कोटेशन दे रखी है जिन्होंने ये कहा है कि 1947 से लेकर 1967 तक का काल कांग्रेस व्यवस्था या फिर एक दलीय प्रभुत्व की व्यवस्था थी। इस प्रकार दोस्तों हमारा ये थर्ड और सेकंड जनरल इलेक्शन वाला सेक्शन ख़त्म हुआ, जिसमें हमने वन पार्टी डोमिनेंस नेहरू एरा के बारे में पढ़ा कि किस तरह से उनका ही वर्चस्व इन तीनों इलेक्शन में था। बस एक केरल के इलेक्शन के अलावा पूरे भारत पर कांग्रेस का ही प्रभुत्व था उस दौरान। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। अगली वीडियो कुछ ही दिनों में आ जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। प्लीज़ do like, share and subscribe my YouTube channel.